बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर तलहा नूर और आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 एनर्जी। तो आइए चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है एनर्जी का और इससे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, उसके अंदर मैंने आपको वर्क और एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो दोबारा से डिस्कस करते हैं कि एनर्जी कहाँ किसे जाता है। डिफाइन देखें एनर्जी की, द एबिलिटी टू डू वर्क, वो सलाहियत जिससे आप काम करते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है जी? एनर्जी का। अब बेसिकली ये जो वर्क हो रहा है या एनर्जी जो आ रही है वो मैकेनिकल फॉर्म में है। तो उसकी जो है आगे से दो टाइप्स हैं एनर्जी की। एक तो आती है हमारे पास जी काइनेटिक एनर्जी, एंड द सेकंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो दो आपके पास बेसिकली आगे टाइप्स आ रही हैं एनर्जी की, ये मैकेनिकल एनर्जी जब आप परफॉर्म करते हैं तो वो इन दो शक्ल में होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी में और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी में। बेसिकली एनर्जी जो है वो एबिलिटी है टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत है। इसका मतलब अगर आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क डन को परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो जो बिहेवियर वर्क डन का होगा या जो बिहेवियर आप अपनी एनर्जी में लगाएंगे वही बिहेवियर वर्क होगा। लाइक अगर आपके पास एक मैस है तो आप उसको फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, वो मैस आपकी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। अभी बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक के अंदर। तो मैं बात ये कर रहा था कि अगर आपके पास वर्क डन जो बिहेवियर शो कर रहा है या जो एनर्जी बिहेवियर शो कर रही है वही बिहेवियर वर्क डन का है। तो अगर आपके पास वर्क डन का यूनिट जूल है तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा? जूल, या इन शॉर्ट एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा? जूल। ठीक है जी। तो अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, काइनेटिक एनर्जी का। पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। दो टाइप्स आती हैं एनर्जी की, एक है जी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की पहले बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी possessed by a body due to change its position or due to its motion is called kinetic एनर्जी। तो ये डिफाइन आती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी की। क्या डिफाइन है देखें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन और ड्यू टू मोशन। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रह के अपनी मोशन को चेंज करता है या पोजीशन को चेंज करता है, या इन शॉर्ट वो मोशन करता है, हरकत करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। अब वो मोशन किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में आप वर्क करेंगे या जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे। तो वो कैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है, अपने अंदर कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, काइनेटिक एनर्जी को। तो आइए इसकी डायग्राम बना के बात करते हैं। देखिए इसकी डायग्राम में हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से सरफेस पे रह के मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर आपने क्या किया जी? एक मैस प्लेस करवाया। अब क्या है कि ये मैस जिस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, यहां पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी वी आई, वो किसके बराबर होगी? वी के।
तो जब तक आप इसके ऊपर फोर्स इन फॉर्म ऑफ वर्क डन नहीं करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो आपको इसको वर्क करने के लिए या मूव करवाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। अब फोर्स की रिएक्शन देखें सामने की जानिब है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपकी लगाई हुई फोर्स की रिएक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। अब ये जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे आके आप क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग ब्रेक। अब ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहां पे रुकना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके ऊपर यहां पे ब्रेक अप्लाई करता हूं, इस मैस को रोकता हूं, तो इस मैस को इस पॉइंट पे आके रुक जाना चाहिए। लेकिन वो क्या करेगा, ड्यू टू इनर्शिया, अपने इनर्शिया की वजह से मजीद आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। मैं कलर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं ताकि पता चल जाए। अब ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, ये आपकी फोर्स की मुखालिफ कवर किया है, और यहां पे जो इसका एक्सेलरेशन बनेगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों आया हुआ है, आपने पढ़ा था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या नाम देते हैं, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन का। वो कब आता है कि जब ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो यहां पे जब वो मैस आकर स्टे करेगा, अच्छा यहां पर आपने फोर्स लगाई, लेकिन उसने क्या किया है, आपकी फोर्स की मुखालफत की है। अच्छा आपकी फोर्स की रिएक्शन क्या थी, अब यहां पे तो फोर्स लगा दिया, मैस मूव करना शुरू हो गया। अब जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद फोर्स की रिएक्शन कहां पे हो जाती है, पीछे की जानिब, रिवर्स, कि ऑब्जेक्ट यहां पे स्टे करे। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया वो क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब मैस आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर अभी तक एनर्जी जो स्टोर हुई है उसको क्या नाम देंगे आप, काइनेटिक एनर्जी का। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू इट्स मोशन। अब जब ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है तो उस दौरान उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, उस एनर्जी को आप क्या नाम देंगे जी, काइनेटिक एनर्जी का। तो देखें यहां पे जब ऑब्जेक्ट रुकेगा आके, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वीएफ, वो क्या हो जाएगी, 0। ओके, तो ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसने फासला कवर किया, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डिस्टेंस एस के साथ। तो अब हमने इसके अंदर मालूम ये करना होता है कि ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मोशन किया है, उस दौरान उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुई है। ऑब्वियसली बात है, जितना आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो उतनी उसके अंदर एनर्जी बन रही है। तो वर्क डन का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू F डॉट S, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे मैथमेटिकल वर्क करते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स, इसके मैथमेटिकल वर्क में आप लोगों ने मालूम क्या करना होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो पहले बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर आएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर वर्क डन करेंगे, उसके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है जी, W के। एज वी नो डैट, अभी मैंने यहां पे बताया W किसके बराबर है, F डॉट S के। F डॉट S, यहां पे आप इसकी वैल्यू लिख दें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू F डॉट S। इसे नाम दे दें जी इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहां पे आपको ये दो वैल्यूज मालूम करनी है, F की और S की। पहले F की वैल्यू निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ के कानून के मुताबिक जो फोर्स है वो किसके बराबर आती है जी, ma के। यहां से इस फॉर्मूले से आप फोर्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, या फोर्स की वैल्यू के बजाय आप वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, यहां पे फोर्स किसके बराबर है, ma के। यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो a किसके बराबर आएगा, F ओवर
m के। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा प्रोड्यूस हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे रिटार्डेशन का नाम देते हैं, तो ये एक्सेलरेशन के साथ माइनस का साइन आ जाता है। ठीक हो गया। तो अच्छा देखें, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी भी है, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी भी आ रही है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी आ रहा है, और उस दौरान उसे कुछ ना कुछ टाइम भी रिक्वायर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन बनती है बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, वो क्या है जी, 2as इज इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। तो यहां पे अब इनकी वैल्यूज देखते हैं हम। VI की वैल्यू यहां से देखें किसके बराबर है, V के। सेकंड, VF की वैल्यू क्या है, 0। थर्ड पे आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी निकाली, A इज इक्वल्स टू माइनस F/m। ये तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो वैल्यू आपके पास बनती है 2, A की जगह पे क्या आएगा जी, माइनस F/m इंटू एस, दैट इज इक्वल्स टू VF की जगह 0² माइनस VI की जगह पे आएगा V²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2fs, माइनस का साइन बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू 0² 0 माइनस V²। दोबारा से इसका रीअरेंज करें थोड़ा सा, 2fs डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू माइनस V²। ये माइनस का साइन इस माइनस के साथ कर दें कैंसिल। अब आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए थी, f और s की, इन शॉर्ट fs की वैल्यू आपको चाहिए। तो अगर मैं ये fs का फैक्टर यहाँ पे रहने दूं, बाकी इन दो फैक्टर्स को उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊं, तो मेरे पास fs की वैल्यू इजीली आ जाती है। तो स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं आगे। fs इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है fs के साथ, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 की फॉर्म में आ जाएगा, और मैस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई mv²। तो ये देखिए आपके पास वैल्यू आ गई है किसकी, f.s, fs की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू f.s। तो f.s की वैल्यू आपने अभी यहां पे मालूम की, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी फिर, हाफ mv²। तो ये स्टूडेंट इसका फाइनल रिजल्ट आता है, जो कि आपने MCQs के दौर पर भी प्रीपेड रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर आती है। उसके बाद है इसके फैक्टर्स देखें, यहां आप इसे डिपेंडेंस भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। यहां पे अगर डायग्राम की तरफ वापस आए तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या बॉडी का टोटल मास चेंज हुआ, नहीं, मास तो कांस्टेंट रहा। इसका मतलब ये जो फैक्टर आपके पास इक्वेशन का आता है, इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m.v²। सबको मैंने सेपरेट कर लिया। अच्छा, यहां पे ये जो फैक्टर आपके पास 1/2, ये फैक्टर कौन सा है जी, कांस्टेंट फैक्टर। दूसरा है यहां पे मास m, मास भी क्या है जी, कांस्टेंट। इसका मतलब वेरिएशन किस चीज में आई है, वेलोसिटी में। पहले वेलोसिटी v थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी के स्क्वायर पर काइनेटिक एनर्जी
डिपेंड करती है। लाइक आप अगर वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये देखते हैं। इस फॉर्मूले में आपने वेलोसिटी की वैल्यू कितनी कर देनी है, डबल, 2 टाइम्स कर देंगे। तो देन देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये दोनों फैक्टर तो कांस्टेंट है तो हम सिंपल यहां पे v स्क्वायर पुट करते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू v की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, 2 और उसका स्क्वायर है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स। दैट्स मीन कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। तो ये इसका स्क्वायर के साथ रिलेशन बनता है, मीन्स टू से कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो ये था आज का टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आर्टिकल है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, वेरी थीटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग। इसका मतलब मोस्ट रिपीटेड भी टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें आपकी हेडिंग्स क्या बनती हैं, हेडिंग्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसके अंदर एनर्जी की डिफाइन लिखनी होती है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इस तरह से बोर्ड में देता है, डिफाइन एनर्जी एंड राइट अ नोट ऑन काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें आप किस तरह से इसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप लिखें एनर्जी की डिफाइन। एनर्जी की डिफाइन लिखने के बाद उसका आप यूनिट एक्सप्लेन कर दें, डिफाइन कर द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। देन काइनेटिक एनर्जी की हेडिंग लाइन, उसकी डिफाइन लिखें, डिफाइन के बाद डायग्राम, डायग्राम के बाद आपकी बुक पे जहां काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन दी गई है उसी के बिल्कुल नीचे जो आपके पास फर्स्ट पैसेज लिखा गया है वहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो वो हेडिंग कहां पे बनेगी, डायग्राम के बिल्कुल बाद आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग करनी होती है। और जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने अभी आपको बताई, कहां से करेंगे आप, फ्रॉम बुक। जहां पे डिफाइन लिखी गई है, डिफाइन के बिल्कुल नीचे उसने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ठीक है। देन इसका मैथमेटिकल वर्क आता है। मैथमेटिकल वर्क आपके सामने बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया, लास्ट पे उसका फैक्टर आ जाता है। और ये एमसीक्यूज के तौर पर ये बात आपने याद रखनी है जी, कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। ये था आज का टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी।